नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विन आप्टे, न्यूबॉर्न और पीडियाट्रिक सर्जन लेक सिटी हॉस्पिटल भोपाल से ग्रीटिंग्स देता हूं आपको। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपोस्पीडियस सर्जरी। हाइपोस्पीडियस जो कि एक कॉमन विकृति है जिसमें बच्चे के पेशाब के रास्ते की नली पूरी तरीके से बनी नहीं रहती और उसकी ओपनिंग पेशाब के लिंग के नीचे की तरफ रहती है। इस कंडीशन को ऑपरेशन के द्वारा सर्जिकली करेक्ट किया जाता है और ज़्यादातर बच्चों में सर्जिकल करेक्शन के बाद में कोई बड़ी प्रॉब्लम, मेजर कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलता है। पर जिन बच्चों में हाइपोस्पीडियस के ऑपरेशन के बाद में कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, वो बच्चे और वो पेरेंट्स वाकई बहुत सफ़र करते हैं और बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनमें कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं लीकेज होना, पेशाब का लीकेज होना एक जगह से दो जगह से, या कोई अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स में और ज़्यादा जगह से लीकेज होना। इस तरह की एक समस्या अमूमन देखने को मिलती है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है नैरोइंग होना। कहीं जो ऑपरेशन के द्वारा ट्यूब बना है उसमें कहीं पे नैरोइंग या सकरापन होना, जिससे कि पेशाब के निकलने में पार्शियल रुकावट होती है और बच्चे को ज़ोर लगाकर पेशाब करना पड़ता है, जिसे हम स्टेनोसिस या नैरोइंग बोलते हैं। वो टिप पर भी हो सकती है या अंदर जहाँ पर जोड़ बना है, नली का जोड़ टाँके लगाकर जहाँ पर बना है, वहाँ पर भी नैरोइंग, स्टेनोसिस होने की आशंका रहती है। कुछ बच्चों में जो पेनिस का झुकाव रहता है ऑपरेशन के पहले, जिसे हम कॉर्डी बोलते हैं, कई बार कॉर्डी ऑपरेशन के बाद में पूरी तरीके से करेक्ट ना हो तो एक झुकाव कुछ हद तक बच्चों में ऑपरेशन के बाद में भी देखने को मिलता है, जिसे हम रेसिडुअल कॉर्डी बोलते हैं, जो कि पेशेंट के लिए बढ़ती हुई उम्र के साथ में डिस्ट्रेसिंग होता है, क्योंकि इरेक्शन के साथ में जब बेंडिंग होती है तो पेशेंट के लिए एक डिस्कम्फर्ट वाली बात हो जाती है। आम तौर पे अगर देखा जाए तो हाइपोस्पीडियस सर्जरी के बाद में कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस बहुत अधिक नहीं है। फिर भी मोटे तौर पे अगर हम देखें 10-15% बच्चों में, कभी कभी 20% बच्चों में लीकेज के कॉम्प्लिकेशंस, नैरोइंग के कॉम्प्लिकेशंस होने की आशंका रहती है। ऑपरेशन की जहाँ तक बात है, कुछ लोग हाइपोस्पीडियस का ऑपरेशन सिंगल स्टेज में करते हैं, कुछ लोग मल्टीपल स्टेजेस में करते हैं, 2 स्टेज या 3 स्टेज में करते हैं। पहले स्टेज में कॉर्डी करेक्शन होता है, सेकंड स्टेज में यूरेथ्रोप्लास्टी होती है, और अगर कहीं रेसिडुअल फिस्टुला रह गया तो वो थर्ड स्टेज में रिपेयर होता है। लेक सिटी हॉस्पिटल में हम लोग जो हाइपोस्पीडियस की सर्जरी करते हैं उसमें हमारा एम ये रहता है कि बच्चे का हाइपोस्पीडियस सर्जरी का ऑपरेशन एक स्टेज में करें, जिसमें कि बेंड या कॉर्डी को करेक्शन करने के साथ ही ट्यूब बनाकर यूरेथ्रोप्लास्टी भी पूरी तरीके से एक ही बार के ऑपरेशन में संपन्न करें, जिससे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, कोई लीकेज हो रहा है, कोई नैरोइंग हो रही है, जिसके लिए कि दूसरी बार ऑपरेशन की आवश्यकता है, वो सेकंड ऑपरेशन में पूरी तरीके से कवर हो जाए। अगर बच्चे को फिस्टुला या यूरिनरी लीकेज है, जिसे हम यूरेथ्रोकुटेनियस फिस्टुला या यूरिनरी लीक या हाइपोस्पीडियस फिस्टुला बोलते हैं, इन बच्चों में कम से कम 2 से 3 महीने के बाद जब टिश्यूज़ पूरी तरीके से हील हो गए हैं, स्टिचेस पूरी तरीके से हील हो गए हैं, फाइब्रोसिस जितनी होनी है उतनी हो गई है, उसके बाद ही ऑपरेशन करके रिपेयर करने की कोशिश होती है। अन्यथा जल्दबाजी में कई बार जो टाँके दोबारा लगाए गए हैं वो खुलने की आशंका, स्टिचेस कट थ्रू होके दोबारा से लीकेज होने का, फिस्टुला फॉर्मेशन होने का चांस बहुत अधिक रहता है। एक बार अगर पेशाब का लीक हुआ है हाइपोस्पीडियस सर्जरी के बाद में, तो दोबारा के ऑपरेशन के बाद
सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की हाइजीन कैसी है, ऑपरेशन के बाद में बच्चा स्ट्रेन तो नहीं कर रहा है, ऑपरेशन के बाद में इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर ऑपरेटिव टेक्निक अच्छी है, सूचर लाइन जो टाँकों की रेखा है वो एक के ऊपर एक ना होकर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है, तो हीलिंग होने में सहूलियत होती है। और इस तरह से टेक्निकल परफेक्शन के साथ में जब रिपेयर होता है तो लीकेज होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और सक्सेस रेट्स ऑलमोस्ट 100% हो जाते हैं। जो लीकेज की चांस हैं, कुछ बच्चे हाइपोस्पीडियास क्रिपल की कैटेगरी में आते हैं, जिनको एक बार के ऑपरेशन के बाद में लीकेज हुआ, दूसरी बार ऑपरेशन हुआ, फिर लीकेज हो गया, तीसरी बार ऑपरेशन हुआ, फिर लीकेज हो गया। कहीं न कहीं टेक्निकल फैक्टर्स, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, इन्फेक्शन, हीलिंग कॉम्प्रोमाइज़, इस तरह की चीज़ें इन बच्चों में अक्सर देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से बार-बार ऑपरेशन करने के बाद में भी लीकेज होने की समस्या बनी रहती है। इन बच्चों को बहुत सावधानीपूर्वक हैंडल करना अनिवार्य होता है। इन बच्चों में जो ऑपरेटिव टेक्निक्स होती हैं वो बहुत रिफाइंड होनी चाहिए। कई बार इन बच्चों में जो फाइब्रोसिस का एलिमेंट रहता है, जो कड़क टिश्यू हो जाता है, जो टिश्यू सॉफ्ट नहीं है, उस टिश्यू को निकाल कर दोबारा से ट्यूब बनाना समझदारी का काम होता है और इन बच्चों में ऑपरेशन के बाद के रिज़ल्ट्स काफ़ी हद तक अच्छे मिलते हैं। जिन बच्चों में इनिशियल लीक माइनर होता है, पतली सी पेशाब की धार आने की समस्या होती है या बूंद-बूंद पेशाब का रिसाव होता है ऑपरेशन के बाद में, उन बच्चों में हम लोग रेगुलर यूरेथ्रल डायलिटेशन या एक तरह की फीडिंग ट्यूब से नली के द्वारा उसको डायलेट करने की प्रक्रिया शुरुआत में की जाती है, जो कि पेशेंट के पेरेंट्स को, फादर या मदर को कॉन्फिडेंस में रखकर समझाई जाती है। इंटेलिजेंट पेरेंट्स हों तो वो ये प्रक्रिया बहुत अच्छी तरीके से निभा सकते हैं, क्योंकि किसी भी मरीज़ के लिए रोज़ अस्पताल में आकर डायलिटेशन की प्रक्रिया के लिए डॉक्टर का इंतज़ार करना और डॉक्टर को उतना समय निकाल पाना कई बार संभव नहीं होता है। दूर दराज के गांव से जो मरीज आते हैं उनके लिए ये प्रक्रिया संभव नहीं होती है, रोज़ आना और डायलिटेशन करवाना। इन बच्चों में पेरेंट्स को डायलिटेशन सिखा दिया जाता है और 10 दिन, 15 दिन, 3 हफ्ते के अंतराल पे जब भी मरीज को सहूलियत हो, डॉक्टर के साथ में आकर फॉलोअप करना अनिवार्य होता है। ज़्यादातर बच्चों में जिनमें माइनर लीकेज हैं, बूंद-बूंद का लीकेज है, उन बच्चों में रेगुलर डायलिटेशन के साथ में फिस्टुला क्लोजर या कंप्लीट हीलिंग ऑफ फिस्टुला हम लोग देखते हैं। तो जिन बच्चों में अर्ली लीक है, माइनर लीकेज है, उन बच्चों में रेगुलर मिएटल एंड ट्यूब डायलिटेशन विथ फीडिंग ट्यूब helps a lot and they can cure minor leakages, minor fistulas। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल टिप है जिसमें कि मरीज के अटेंडेंट्स को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। समय के साथ में रेगुलर डायलिटेशन के साथ में माइनर लीक्स हील हो जाते हैं। जिन बच्चों में पेशाब की धार बारीक होती है, बच्चे बहुत फोर्सफुल पेशाब करते हैं, बहुत दूर तक पेशाब की धार जाती है, बहुत समय तक बच्चा पेशाब करता है, समय ज़्यादा लगाता है, उन बच्चों में भी डायलिटेशन का बहुत अच्छा रोल है। समय के साथ में पतले फीडिंग ट्यूब से लेकर 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर का यूरेथ्रल ट्यूब डायलिटेशन बच्चों के लिए मिएटस या जंक्शनल या ट्यूब स्टेनोसिस में बहुत अच्छी तरीके से कारगर होता है, जिसमें कि ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिन बच्चों में रेसिडुअल कॉर्डी या बेंडिंग या झुकाव की समस्या रहती है, जिसके वजह से बच्चे के पेशाब की धार सीधे आगे ना जाकर पैरों की तरफ जाती है, या जिन बड़े बच्चों में कॉर्डी की वजह से इरेक्शन के दौरान डिस्कम्फर्ट या पेन होता है, उन बच्चों में हमें ऑपरेट करके कॉर्डी के करेक्शन करने की आवश्यकता पड़ती है। ऑपरेटिव करेक्शन ऑफ रेसिडुअल कॉर्डी
के बाद में पेशेंट पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है। यूरेथ्रल डायलिटेशन से फिस्टुला का क्लोजर होना, लीकेज का पूरी तरीके से बंद होना संभव है। और मीटल डायलिटेशन से जो धार का सकरापन है, पतलापन है, बच्चा ज़ोर लगा के पेशाब करता है, उसमें भी प्रॉपरली रिलीफ होने की, टोटल क्योर होने की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में आपके कोई भी सवाल, क्वेरीज हों तो हमें लिखें कमेंट बॉक्स में, और हम आपके समस्याओं का समाधान तुरंत करेंगे। लेक सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर अश्विन आप्टे, शुभकामनाओं सहित नमस्कार।